उत्तराखंड की सबसे कठिन यात्राओं में से एक आदि कैलाश और ओम पर्वत समुद्र तल से लगभग 14 से 18,000 फीट की ऊंचाई में स्थित है। पहले जिस यात्रा को पूरा करने में तकरीबन 12 से 14 दिन लगते थे और वहीं यात्रा अब मुश्किल से 4 या 5 दिनों में पूरी हो जाती है। तभी तो मई 2026 से जून एंड तक 40,000 से अधिक यात्रियों के द्वारा यात्रा पूरी कर ली गई है। और उसी यात्रा को पूरा करने के लिए हम भी तैयार हो जाते हैं और हमारा जो पहला नाइट का स्टे रहता है वो भीमताल में रहता है। और कुछ सब सामान की पैकिंग करने के बाद थोड़ी देर के बाद हम निकलेंगे यहाँ से पिथौरागढ़ के लिए। वही जाने का मेरा बैग तैयार है और मैंने एक ट्रैकिंग बैग और एक छोटा रक्सक बैग रखा है। और जो ट्रैकिंग बैग है उसमें मेरे गर्म कपड़े रखे हुए हैं और जो छोटा बैग है उसमें मेरी पानी की बोतल और एक लेयर की जैकेट और एक कैप और चश्मा इसमें रखा हुआ है जो कभी भी मेरे को नीड इसकी पड़ सकती है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी झीलों में से एक भीमताल झील, यहाँ पे जो है हमारे यात्रियों के द्वारा रेस्ट किया गया था और उनको हमें अब ले जाना है भवाली के टूरिस्ट रेस्ट हाउस में। भीमताल से पिथौरागढ़ की डिस्टेंस लगभग 170 से 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को पार करने के लिए हमें दर्शन करने पड़ते हैं नीम करोली महाराज जी के कैंची धाम में। और भवाली पहुंचने के बाद सभी यात्रियों का कुछ इस तरीके से स्वागत किया जाता है और हमारा यहीं पर ब्रेकफास्ट होता है। भवाली एक ऐसा पॉइंट है जो लोकल फ्रूट मार्केट के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ से आप नैनीताल, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, भीमताल, रानीखेत के लिए जा सकते हैं। और भवाली में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकलते हैं कैंची धाम के लिए। और रास्ते में हमें कुछ इस तरीके का ट्रैफिक जो कि काफ़ी लंबा ट्रैफिक देखने को मिलता है और तकरीबन 40 मिनट में ट्रैफिक में फंसने के बाद हम पहुंच जाते हैं कैंची धाम में। और सभी लोग जाते हैं नीम करोली महाराज जी के आश्रम में उनके दर्शन करने के लिए। और कैंची धाम में हमें यहाँ भी बहुत क्राउड देखने को मिलता है। कैंची धाम में दर्शन के बाद हम निकलते हैं अगली डेस्टिनेशन अल्मोड़ा के लिए और पहुँच जाते हैं एक ऐसे पुल क्वारब पे जहाँ पर से नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एंड होके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट लग जाता है। अल्मोड़ा से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस में हम अपने अगले डेस्टिनेशन यानी कि चिदई गोलजू टेम्पल के समीप पहुंच जाते हैं, जिन्हें न्याय के देवता यानी घंटी वाले गोलू देवता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों भीमताल से निकले और भवाली में ब्रेकफास्ट करा और अभी पहुंच गए हैं चितई गोलजू में। और जो है ब्लॉक की स्टार्ट जो है यहीं से किया जा रहा है। और अभी आप देखिए कितने की गई यहाँ पर घंटियाँ जो हैं लटकाई गई हैं। कुछ इसमें जो है मनोकामनाएं गोलजू से मांगी गई हैं और जगह जगह पे इस तरीके का ये वादा गया है। और हाँ, अगर आप भी प्रसाद लेते हैं तो अपने प्रसाद को किसी सेफ जगह में छुपा लें, वरना बंदर इस तरीके से छीन के इन प्रसादों को खाते हैं यहाँ पे। पूरा मंदिर परिसर चिदई गोलजू टेम्पल का जो कि काफ़ी लाखों घंटियों से सजा हुआ है और चारों तरफ आप आएंगे आपको ढेर सारी घंटियां जो कि दिखाई देंगी और उनमें एक चिट्ठी भी लिखी जाती है गोलजू को अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। और चिदई गोलजू में दर्शन करने के बाद हम निकलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन जागेश्वर के लिए, जो कि अल्मोड़ा से तकरीबन 36 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस है। और पहुंच जाते हैं आरतोला में। आरतोला एक ऐसी जगह है जहां पर सावन के महीने में और शिवरात्रि के महीने में आपको यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करके शटल सर्विस से आपको जागेश्वर टेम्पल के तरफ जाना पड़ता है, जो कि आरतोला से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पार कर जागेश्वर पहुँचा जा सकता है।
ये भाई जागेश्वर टेंपल के समीप हम पहुंच गए हैं और थोड़ा ट्रैफिक यहाँ पर हमें मिल गया था, लेकिन फिलहाल आप ये देखिए पाइन ट्री के बीचों बीच बसा जागेश्वर टेंपल और बगल में बहती आपको नज़र आती है जटागंगा रिवर और 12 ज्योतिर्लिंगों में भी इसकी मान्यता बताई जाती है। और एक खूबसूरत सा जागेश्वर मंदिर के समीप हम अभी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में हम जाएंगे टेंपल के समीप। कत्यूरी राजवंशों द्वारा करवाया गया जागेश्वर मंदिर का निर्माण, जो कि 7वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य इस मंदिर का निर्माण करवाया गया और तकरीबन एक छोटे से समूह में 125 से ज़्यादा मंदिरों का समूह है। और काफ़ी खूबसूरत ये मंदिर, जो कि अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर की डिस्टेंस में आने पर आपको इसके दर्शन होंगे। शिव पार्वती का स्वरूप माने जाने वाला यह पेड़, जो कि नीचे से तो एक ही है, जब आप ऊपर की तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो ये 2 हो जाते हैं, जिन्हें शिव पार्वती का स्वरूप माना जाता है। और जागेश्वर में दर्शन के बाद हम निकलते हैं अगली डेस्टिनेशन पिथौरागढ़ के लिए और रास्ते में हमें गुरुनाथ देवी माता जी का मंदिर मिलता है, जहां हम वहां दर्शन करते हैं और उसके बाद हम पहुंचते हैं टूरिस्ट रेस्ट हाउस पिथौरागढ़ में लेट नाइट तकरीबन 9 बजे। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं हूं चरणजीत बिष्ट। आदि कैलाश का ये शेड्यूल रहता है कि जितने भी जो गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं या प्राइवेट यात्री आते हैं, वो सबसे पहले का जो दिन होता है वो पिथौरागढ़ में स्टे करते हैं और पिथौरागढ़ के बाद डायरेक्टली वो, अगर उनका पास बना है तो वो पहुंच जाते हैं गुंजी के लिए। तो हमारा शेड्यूल थोड़ा अलग रहता है। हमने भीमताल से हम निकले या हल्द्वानी से आप निकले तो हमारा जो पहले स्टे रहता है वो पिथौरागढ़ रहता है। साथ में हमने कैंची धाम के दर्शन करे, चिते गोलजू के दर्शन करे, जागेश्वर धाम के दर्शन करे और फिर हम पहुँचे पिथौरागढ़। और जो हमारा पिथौरागढ़ से नेक्स्ट डे का शेड्यूल रहता है वो रहता है धारचूला तक, जो कि यहाँ से 90 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो रास्ते में जौलजी भी पड़ता है, जिसमें आपकी गौरी गंगा और काली गंगा का संगम है और वही नदी आगे जाते हुए नेपाल में या टनकपुर में आप कहें शारदा कहलाती है। तो जब जौलजी भी हम पे पहुंचते हैं, जहाँ पर काली और गौरी का संगम है, उसके राइट साइड जो है वो नेपाल है और लेफ़्ट साइड इंडिया है। दोस्तों, ये है यहाँ का उल्का देवी टेम्पल, जो कि पिथौरागढ़ से चंदाक वाली रोड पे ये पड़ता है। काफ़ी खूबसूरत मंदिर, काफ़ी ऊंचाई में स्थित और यहाँ से चारों तरफ अगर कैमरा घुमाएंगे तो पूरी पिथौरागढ़ सिटी का व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। और यहीं से उल्का देवी से आप आगे जाके एक खूबसूरत जगह है चंडाक, वहाँ भी आप जा सकते हैं। और पिथौरागढ़ के बगल ही में है एक शहीद स्मारक, जो कि देश आज़ाद होने के पहले से लेकर 2026 तक जितने भी वीर जवान हमारे इंडिया के उत्तराखंड से शहीद हुए हैं, उनके लिए एक शहीद स्मारक, जो कि रेस्ट हाउस के बगल में ये बनाया गया है। गाड़ी में सामान लोड हो रहा है और सभी के द्वारा यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लिया गया है। और आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो तकरीबन 90 किलोमीटर, जो कि पिथौरागढ़ से जौलजीबी होते हुए धारचूला के लिए होगी। पिथौरागढ़ से निकलकर काफ़ी खूबसूरत व्यू हमें रास्ते भर देखने को मिलते हैं और तकरीबन 3 से 3.5 घंटे की जर्नी करने के बाद हम पहुंच जाते हैं धारचूला में, जो कि लास्ट बेस कैंप है इस यात्रा का। और इसके बाद हम अपनी टेम्पो ट्रेवल बदल के जो है नेक्स्ट डे छोटी गाड़ी में आदि कैलाश के लिए निकलेंगे। और धारचूला टूरिस्ट रेस्ट हाउस में जाने के लिए कुछ ऐसी नैरो रोड है जिसमें कभी भी आपको ट्रैफिक मिल सकता है और यहीं से आगे चल के नेपाल का पुल धारचूला भी पड़ता है। धारचूला यानी इंटरनेशनल रिवर बॉर्डर के समीप बसा ये शहर, जो कि काली नदी जहाँ पर मिलती है और जिसे आगे टनकपुर खटीमा में चल के वह शारदा नदी कहलाती है। और इंडिया जो कि धारचूला कहलाता है और काली नदी के उस पार नेपाल जो कि धारचूला कहलाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम निकलते हैं
धारचूला से 4x4 व्हीकल्स में गुंजी के लिए, जिसकी डिस्टेंस है तकरीबन 70 किलोमीटर, और 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पार करने में हमें तकरीबन 5 घंटे लग जाएंगे। धारचूला से निकलकर पहला अट्रैक्शन पॉइंट हम पहुंच जाते हैं एलागाड़ में, और ये वाटरफॉल आप देख रहे होंगे, ये है एलागाड़ का वाटरफॉल। यहाँ पर सभी लोग फोटोग्राफी करने के लिए उतरते हैं। तकरीबन 30 किलोमीटर की जर्नी क्रॉस करके हम पहुंच जाते हैं एक खूबसूरत से विलेज पांगला में, और यहाँ पर आधा घंटा सभी के द्वारा रेस्ट किया जाता है, चाय कॉफ़ी स्नैक्स लिया जाता है, और कुछ ऐसी खड़ी चट्टानों को देखते देखते हम सभी लोग पहुंच जाते हैं अगले पॉइंट में, जिसका विलेज का नाम है बूदी। और बूदी विलेज में हम सभी लोगों का यहाँ पर लंच की व्यवस्था रहती है। बूदी में लंच करने के बाद हम निकलते हैं छिया लेक की तरफ, जिसमें सबसे ज़्यादा 36 लूप्स हैं, और उन लूप्सों को क्रॉस करके हम पहुँच जाते हैं पहली चेक पोस्ट, जिसका नाम है छिया लेक। यहाँ पर आपका पहला परमिट चेक होता है। पहली चेक पोस्ट में परमिट चेक कराने के बाद हम निकलते हैं आगे के लिए, जिस विलेज का नाम है गरबियांग, जिसकी डिस्टेंस है छिया लेक से 4 किलोमीटर, और वहाँ पर आपका फिर से इनर लाइन परमिट चेक होता है। गरबियांग क्रॉस करने के बाद अब हम को जाना होता है गुंजी के लिए, और पहला विलेज गुंजी से पहले पड़ता है नपलचू, जहाँ पर आपको कई सारे प्राइवेट होम स्टे रहने के लिए मिल जाएंगे। और नपलचू के बाद आता है पुल क्रॉस करके गुंजी विलेज। लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई में स्थित गुंजी में 1 नाइट का स्टे करने के बाद हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग निकलते हैं ओम पर्वत के लिए, जो कि नावीढांग में स्थित है। और गुंजी से ओम पर्वत की डिस्टेंस लगभग 18 किलोमीटर की होने वाली थी। और गुंजी से निकल के देखते हैं कुछ ऐसा ट्रैफिक, जो कि तीसरी चेक पोस्ट जो कि है गुंजी में। यहाँ पर हमें अपना फिर से इनर लाइन परमिट चेक कराना होता है, लेकिन इससे पहले काफ़ी क्राउड हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। गुंजी से निकल के 9 किलोमीटर कवर करने के बाद हम पहुँच जाते हैं एक ऐसी खूबसूरत जगह में जिसे काली नदी का ओरिजिन माना जाता है। उस जगह का नाम है काला पानी। यहाँ पर काली माता जी का टेम्पल है, और सभी यात्रियों के द्वारा यहाँ पर रुककर पूजा करी जाती है। पूजा अर्चना करने के बाद अगली चेक पोस्ट आते हैं काला पानी, जिसमें फिर से यात्रियों का इनर लाइन परमिट चेक होता है। और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं 9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके नावीढांग के करीब, जहां पर हमारे द्वारा अपनी गाड़ी पार्क करी जाती है। और फिर एक चेक पोस्ट आती है नावीढांग की, जहां पर से सामने में ही आपको ओम पर्वत के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, नावीढांग एक ऐसा पॉइंट है जहां से न्यू लिपू पास की जो दूराई है वो है 9 किलोमीटर, और न्यू लिपू पास से ओल्ड लिपू पास अगर आप जाना चाहते हैं तो उसकी डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। और वहाँ से उतरकर 300 मीटर पैदल चलने के बाद होते हैं बड़े कैलाश यानी कैलाश मानसरोवर के दर्शन, जो कि इस टाइम पे वह रोके गए थे, वहाँ पर जाने का परमिट नहीं मिल पा रहा था। तो सभी यात्री जो हैं नावीढांग में ही ओम पर्वत के दर्शन के लिए रुक जाते हैं। ओम पर्वत के दर्शन करने के बाद हम सब निकलते हैं वापसी गुंजी के लिए, और अगले मॉर्निंग हम को जाना होता है आदि क्लास के लिए, जिसकी डिस्टेंस थी गुंजी से 36 किलोमीटर। गुंजी से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस क्रॉस करके हम पहुंच जाते हैं एक खूबसूरत से विलेज के पास, जिस विलेज का नाम था कूटी। और आज के दिन की पहली चेक पोस्ट भी इसी विलेज में थी, कूटी विलेज में। और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे निकलने के बाद एक और चेक पोस्ट है। गुंजी से जलिंगकोंग का रास्ता, जो कि पूरा रास्ता ब्लैक टॉप होने की वजह से आपको मुश्किल से 1.5 घंटा वहाँ लगता है पहुँचने में। लोकल लैंग्वेज में निकुर्च यानी गणेश पर्वत के दर्शन भी स्टार्टिंग में होते हैं, और ऐसा लगता है कि गणेश पर्वत के दर्शन हो रहे हैं, तो आदि कैलाश के दर्शन भी आसानी से हो जाएंगे।
लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई में आज के दिन का आखिरी बार का परमिट चेक कराने के बाद हम पहुंच जाते हैं जोलिंगकोंग के समीप और जाते हैं अपने कैंप के पास। वैसे तो अपने कैंप से ही आदि कैलाश के दर्शन हो जाते हैं, और अगर आपको पार्वती सरोवर जाना है तो भाई पैदल तो चढ़ना पड़ेगा। अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो यहाँ से घोड़ा भी हायर कर सकते हैं। दोस्तों आदि कैलाश के जोलिंगकोंग जो एक जगह है वहाँ पर आदि कैलाश है, हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर से लोगों को कन्फ्यूज होता है कि कितना चलना है, कैसा रास्ता है। तो आपको दिखाते हैं फ्रंट कैमरे से तो जाने वाला रूट। इसमें थोड़ा बहुत इसमें चढ़ाई है, उसके बाद वहाँ से राइट टर्न लेते हैं तो पैरेलल रास्ता आ जाता है और सीधा सीधा हल्की चढ़ाई यहाँ पर होती है। और इसी में आप फिर घूम के पार्वती सरोवर से लेफ्ट टर्न लेके आप आ सकते हैं भीम की खेती के समीप। तो उतना टफ रास्ता नहीं है यहाँ चलने के लिए। और अगर आप चाहें तो आपको दिखाया मैंने वहाँ पर जहाँ पर से घोड़े मिलते हैं, वहाँ से आप घोड़ा भी ले सकते हैं जो आपको आदि कैलाश दिखाएं दर्शन कराते हुए पार्वती सरोवर रिटर्न जोलिंगकोंग के पास छोड़ते हैं। और कुछ ऐसा खूबसूरत सा माहौल, और सामने ही ऊपर जो पीक आप देख रहे होंगे ये है पार्वती मुकुट, इसे पार्वती मुकुट बोलते हैं। दोस्तों चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं और बैक साइड ये देख रहे हैं आदि कैलाश। और सिंगल सर से पूछते हैं कि ये जो चढ़ाई है कैसी चढ़ाई बताएंगे सर इसको आप? मैं तो इसको मॉडरेट टू इजी कहूँगा क्योंकि पगडंडी है और एल्टीट्यूड के कारण बस धीरे धीरे चलो अपना एक पेस मेंटेन करके, तो डिफ़िकल्ट नहीं है। पगड़ी है सर, भोजपत्री की है। इसको दिखा दो, वीडियो बना लो। और कैसा लगा सर आपको एक चढ़ाई पार करके? बहुत अच्छा लग रहा है, जो सालों की मेहनत है आज काम आ रही है। दोस्तों हर साल एक जैसा नहीं होता है। लास्ट ईयर जब मैं आदि कैलाश आया था तो मेरी ऑक्सीजन लेवल डाउन हो, और इस बार एकदम फिट हूँ। दोस्तों जहाँ पर से पार्किंग थी वहाँ पर से यहाँ पर आने में मुश्किल से आधा घंटा हमें लगा है। जो चल सकता है वो और जल्दी यहाँ आ सकता है। फिलहाल आप देखिए खूबसूरती चारों तरफ की इस वैली की। हम पहुँच गए हैं पार्वती सरोवर और पार्वती माता जी के टेंपल के समीप। दोस्तों पहुँच गए हैं पार्वती माता जी के टेंपल के समीप और इसके बैक साइड ही पार्वती सरोवर है। और ये आप खूबसूरती देखिए यहाँ से, इधर आदि कैलाश है और इधर पांडव पर्वत। वैसे तो आदि कैलाश के दर्शन जोलिंगकोंग से ही हो जाते हैं, और जो मज़ा आदि कैलाश के दर्शन करने का पार्वती सरोवर से है वो कहीं से नहीं है। हम खड़े हैं अभी पार्वती सरोवर में पार्वती माता जी के टेंपल के समीप से, और ये खूबसूरत सा आदि कैलाश का व्यू आप देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों अगर आदि कैलाश के ट्रैक में जा रहे हैं तो आपको प्यास भी अगर नहीं लगी है तो तब भी आपको पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि पानी जो है बहुत ज़रूरी है इस रूट पे, जिससे वो आप डिहाइड्रेट नहीं होंगे। और पानी पीते रहिए सिप सिप करके। तो आपको ले चलता हूँ पार्वती सरोवर के समीप। पार्वती सरोवर है और यहाँ पर बड़ा ये देख रहे हैं दोस्तों, ये है पार्वती सरोवर और चारों तरफ की खूबसूरती आप देख सकते हैं। इधर हैं आदि कैलाश विराजमान और अभी हम जा रहे हैं भीम के खेती के समीप, जो कि इस टॉप पे हमें जाना पड़ेगा, फिर उसके नीचे उतरना पड़ेगा, तब जाके भीम की खेती आएगी। तो बढ़ते हैं भाई आगे की तरफ। कुछ यात्री हमारे घोड़े में जा रहे हैं और आदि कैलाश रूट में भीम की खेती की तरफ घोड़े ये अलाउड नहीं कर रहे हैं। दोस्तों पार्वती सरोवर से माता रानी के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं थोड़ा टॉप में, और जस्ट इसके
वैसे आप देख सकते हैं आधी ग्लास पूरा यहाँ से दिखाई दे रहा है और इसके नीचे ही जो लेक आप देख रहे होंगे हिम की खेती का व्यू। और भाई आधी क्लास रूट में है तो मेरी तरफ पी कैप लेके ना आइएगा क्योंकि बहुत तेज़ हवा है भाई यहाँ पर। तो एक मफलर, स्कार्फ और वुलन वाली टोपी लेके ज़रूर आएँ क्योंकि बहुत ठंड है आधी क्लास वाले रूट में। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आदि क्लास के दर्शन के बाद हम आते हैं अपने कैंप जोलिंगकोंग में, जहाँ सभी लोगों के लिए लंच रेडी रहता है। दोस्तों कहते हैं कि हाई एल्टीट्यूड में मौसम कभी भी बदल सकता है। दोस्तों जब जोलिंगकोंग आदि क्लास के समीप पहुँचे थे तो काफ़ी खूबसूरत सी धूप खिली थी, काफ़ी अच्छा वेदर था और 2 बजे के बाद अचानक ही ऐसा वेदर बदला कि यहाँ पर स्नोफॉल होने लग गया। और फटाफट लंच करने के बाद हम सब नीचे की तरफ निकल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इंतज़ार करना खतरे से खाली नहीं रहता है, क्योंकि स्नो गिर रही थी और हम अपनी व्हीकल से नीचे को जा रहे थे तो थोड़ा स्लिपरी वाला माहौल भी यहाँ पर हो जाता है। स्नो इतनी तेज़ गिर रही थी कि हमारे गाड़ी के वाइपर भी काम नहीं कर रहे थे। जोलिंगकोंग से निकलने के बाद आज हम सभी लोगों का जो नाइट स्टे था वो था बूदी विलेज में।